हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी एटीज। यहाँ पर फार्मेसी को हम आसान तरीके से समझते हैं। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको फ्री नोट्स और वीडियो लेक्चर्स देखने मिलते रहेंगे। और इसके आपको अगर नोट्स चाहिए हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है उससे आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। इसको अपन शॉर्ट में एचएमपी पाथवे भी कहते हैं। इस पाथवे के और भी नाम है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, जिसको अपन शॉर्ट में पीपीपी कहते हैं, फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे और वारबर्ग डिकेंस पाथवे। ये साइंटिस्ट के नाम पर डिपेंड करता है, ये एक्चुअली उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। और ये जो पाथवे है ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का ही एक पार्ट है, यानी ये इससे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही होता है और ग्लाइकोलिसिस का समझ लीजिए एक ऑल्टरनेटिव तरीका है एटीपी ऑब्टेन करने का ग्लाइकोलिसिस के अलावा। इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो सेल के साइटोसोल में होते हैं। साइटोसोल मतलब सेल का जो लिक्विड पार्ट होता है जहां पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उसको अपन साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल लिक्विड का एक डेंस रीजन होता है, साइटोप्लाज्म का एक डेंस रीजन होता है। ये एक ऑल्टरनेट पाथवे है ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का। ये प्राइमरी इसका रोल जो होता है वो एनाबॉलिक होता है, मतलब चीजों के सिंथेसिस में होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 कार्बन शुगर बनती है जो कि न्यूक्लिक एसिड या कुछ फैटी एसिड्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है रादर देन कैटाबॉलिक। इसमें NADPH का फॉर्मेशन होता है और साथ साथ में CO2 रिलीज भी होता है। NADPH जो होता है वो एक NADPH जो होता है वो 3 ATP के इक्विवेलेंट होता है। जैसा कि हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था कि एक NADH 3 ATP के बराबर होता है, NADPH भी 3 ATP के बराबर ही एनर्जी को रिलीज करता है। पर इस प्रोसेस में साथ साथ में CO2 भी रिलीज होता है और ये RBC में होता है, हमारी लिवर सेल्स में होता है, कुछ और भी सेल्स में होता है। मेनली जो ये दोनों सेल्स होती हैं इनमें ये फॉस्फेट पाथवे काम करता है। आरबीसी में अगर ग्लाइकोलिसिस नहीं होता है तो वो एचएमपी के थ्रू एनर्जी का ऑब्टेन करती है। इसको अपन ने दो फेज में डिवाइड किया है, ऑक्सीडेटिव फेज और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज का मतलब है बच्चों जिसमें NADPH का फॉर्मेशन होगा, मतलब वो वाला पार्ट जहां पे NADPH रिलीज होगा उसको हम ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर पढ़ते हैं। जबकि दूसरा जो पाथवे होता है जहां पे NADPH नहीं बनता वो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर हम स्टडी करते हैं। एचएमपी का सिग्निफिकेंस देखें, अगर हमारी बॉडी में देखें तो सबसे पहले NADPH का फॉर्मेशन होता है। ये जो NADPH होता है ये फैटी एसिड्स के बायोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कई सारी एसिड्स फैटी एसिड्स होती हैं जो NADPH का यूज करके बनती हैं, यानी वहां पे ये प्रीकर्सर का काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ये जो शुगर होती है ये न्यूक्लिक एसिड डेरिवेटिव होती है। आपको याद होगा डीएनए में डीऑक्सी राइबोज या आरएनए में राइबोज, तो ये जो शुगर होती है 5 कार्बन वाली होती है, तो वो इन्हीं के थ्रू, इस सब्सटेंस के थ्रू ही उनका फॉर्मेशन होता है। NADPH जो होता है वो हमारी जो लेंस की सेल्स होती हैं, आईज में जो लेंस होता है उसमें जो सेल्स होती हैं, NADPH का हाई कंसेंट्रेशन उसकी ट्रांसपेरेंसी को बनाने के लिए जरूरी है। वो अपना ट्रांसपेरेंट नेचर बनाए रखती है, उसके लिए उसको NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। कंसेंट्रेशन चेंज होने पे ट्रांसपेरेंसी पे इफेक्ट पड़ता है। NADPH जो होता है वो आरबीसी की मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी बना के रखता है, मतलब आरबीसी मेम्ब्रेन का जो नेचर है जिसके कारण एक आरबीसी का स्पेसिफिक शेप होता है, उस शेप को मेंटेन करने का काम NADPH करता है। वहां पे ये इंपॉर्टेंट रोल अपना दिखाता है। NADPH जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे अब हम दो फेजेस स्टार्ट करने वाले हैं, एक ऑक्सीडेटिव फेज और दूसरा नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। पहले मैं आपको इस पे एक फ्लोचार्ट के थ्रू इसको समझाऊंगा, फिर उसमें आपको इसके स्ट्रक्चर बताऊंगा। ऑक्सीडेटिव फेज की स्टार्टिंग होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है ये NADPH का फॉर्मेशन करके डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे बच्चों 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के एंटर करते हैं, मतलब जो भी हम प्रोसेस यहाँ पे देखेंगे उसमें आखिरी में हम 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हिसाब से वहां पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। हम अभी जो पाथवे देख रहे हैं ये पूरा एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे NADPH के फॉर्मेशन के साथ ग्लूकोलेक्टोन बना। अब यहाँ पे वाटर एंटर करता है और ये बनता है 6 फॉस्फोग्लूकोलेक्टोन। अभी इसके बाद अपन इसके एक एक करके स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो यहाँ पे 6 फॉस्फोग्लूकोनेट जो है वो NADPH का फॉर्मेशन करके डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में एक 5 राइबोलोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। राइबोलोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो फिर अब नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में एंटर करता है।
तो यहाँ पे अगर आपको स्टेप्स इसके लिखने हो तो सिंपल थ्योरी बना के भी आप लिख सकते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट in presence of glucose 6 phosphate dehydrogenase with the release of NADPH forms 6 phosphogluconolactone. This molecule release H plus and converted into 6 phosphogluconate. फिर with the release of NADPH in presence of 6 phosphogluconate dehydrogenase it forms ribulose 6 phosphate. तो ये आप उसको सीक्वेंस में स्टेप वाइज थियोरेटिकल मैनर में भी लिख सकते हैं। अब ये जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट होता है ये नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में एंटर करता है, मतलब यहाँ पे NADPH का रोल नहीं देखा जाएगा। NADPH का रोल सिर्फ फर्स्ट वाले पार्ट में होता है। तो यहाँ पे ये दो 5 कार्बन वाली शुगर बनाता है, ज़ैलिलोज 5 फॉस्फेट और राइबोस 5 फॉस्फेट। ये जो 5-5-10 कार्बन वाली शुगर बन रही है ये अब अलग अलग तरीके से 10 कार्बन वहां पे बनाती है। जैसे ये दोनों कंबाइन करके ये दोनों का फॉर्मेशन करते हैं। ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है वो 3 कार्बन वाली शुगर है और सीडोहेप्टोलोज जो होती है वो 7 कार्बन वाली शुगर होती है। तो ये 3 कार्बन और ये 7 कार्बन ये मिलके 10 कार्बन का फॉर्मेशन कर लिए। फिर ट्रांसकीटोलेज की प्रेजेंस में फिर से ये 4 कार्बन वाली शुगर और ये 6 कार्बन वाली शुगर मिलके 10 कार्बन वाली शुगर का फॉर्मेशन करते हैं। और लास्ट स्टेप में एरिथ्रोस फॉस्फेट जो होता है वो ज़ैलिलोज 5 फॉस्फेट में से रिएक्ट करके ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसको आप थ्योरी मैनर में बना के लिख सकते हैं कि राइबोलोज 5 फॉस्फेट फॉर्म्स undergo epimerization forms xylulose 5 phosphate and ribose 5 phosphate। ये अभी जब मैंने स्ट्रक्चर वाला पार्ट इसका मैं डिस्कस करूंगा तब उसमें इसके स्ट्रक्चर वाइज प्रेजेंटेशन से आप और थोड़ा सा क्लियर उसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो दो लास्ट एंड प्रोडक्ट बने हैं ये ग्लाइकोलिसिस में एंटर करते हैं और वहां से फिर एटीपी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एनर्जेटिक्स की बात करें अगर तो एचएमपी शंट में 2 NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ये वाले स्टेप में और एक ये वाले स्टेप में। तो 2 NADPH जो बने हैं क्योंकि एक NADPH 3 ATP के बराबर होता है तो यहाँ पे 6 ATP का फॉर्मेशन होगा। अब क्योंकि अभी मैंने बताया था कि इस प्रोसेस में 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के एंटर करते हैं तो वहां पे एक ग्लूकोज से 6 ATP तो 6 ग्लूकोज से 36 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो NADPH एक यूजफुल पाथवे है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। साइटोसोल में इसके एंजाइम्स होते हैं तो ये ग्लाइकोलिसिस का एक ऑल्टरनेट पाथवे भी ले सकते हैं और ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का एक ऑल्टरनेटिव पाथवे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज कंप्लीट किया। अब हम इसके स्ट्रक्चर वाइज प्रेजेंटेशन को देखेंगे। एचएमपी में स्ट्रक्चर वाइज अगर हम एक एक स्ट्रक्चर देखें अगर तो जैसे ये स्टार्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में सबसे पहले डिहाइड्रोजनेस काम करेगा तो NADPH का फॉर्मेशन होगा। देखो बच्चों जहां पे भी NADPH इन्वॉल्व होता है वहां पे कहीं ना कहीं डिहाइड्रोजनेस ही काम करता है और इसी को अपन ऑक्सीडेशन स्टेप भी कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन एक्चुअली में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज के हिसाब से यहाँ पे बात की जाती है। तो यहाँ पे NADP प्लस जो होता है वो NADPH में कन्वर्ट होता है तो ये ऑक्सीडेटिव स्टेप है और ये कन्वर्ट होकर बनाता है 6 फॉस्फोग्लूकोलैक्टोन। अब ये 6 फॉस्फोग्लूकोलैक्टोन जो होता है ये हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में 6 फॉस्फोग्लूकोनेट का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे फिर से एक ऑक्सीडेशन स्टेप है तो NADPH का रिलीज यहाँ पे फिर से देखा जाता है और यहाँ काम करेगा डिहाइड्रोजनेस। यहाँ पे जो एंजाइम होता है उसके साथ जो ऊपर नाम जुड़ा रहता है वो एक्चुअली सबस्ट्रेट के कारण होता है सबस्ट्रेट के कारण होता है। तो जैसे फॉस्फोग्लूकोनेट है तो फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेस इसका पूरा एंजाइम का नाम होगा। अब यहाँ पे NADPH रिलीज हो गया और ये कन्वर्ट हो जाता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट में यहाँ CO2 रिलीज होता है। CO2 रिलीज होने के कारण इसमें एक कार्बन नंबर कम हो जाएगा, ये 5 कार्बन शुगर हो जाएगी और यहां तक का ये जो स्टेप होता है ये ऑक्सीडेटिव स्टेप के अंदर आता है क्योंकि यहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन हम देख रहे हैं। अब ये जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट होता है ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट एपीमराइजेशन के थ्रू, एपीमराइजेशन मतलब यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के कार्बन वाले मतलब 5 कार्बन वाले दो अलग अलग सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे एक बना ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट और एक बना राइबोज 5 फॉस्फेट। ये जो राइबोज 5 फॉस्फेट होता है और ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट होता है ये दोनों कन्वर्ट होते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और सीडोहेप्टोलोज 7 फॉस्फेट। यहाँ पे ये 3 कार्बन वाला
ये 7 कार्बन वाला, तो ये 10 कार्बन हो गए, तो यहाँ पे 10 कार्बन, ये 5-5 करके 10 कार्बन वाले 2 कंपाउंड है, जो कि मिलके फिर से 10 कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे जो एंजाइम होता है ट्रांसकीटोलेज और एल्डोलेज, ये इन दोनों में रिएक्शन को कैरी कराता है, कैटलाइज कराता है। अब यहाँ पे फिर से ट्रांसकीटोलेज की प्रेजेंस में यहाँ पे 2 कंपाउंड बने, एक 6 कार्बन वाला और एक 4 कार्बन वाला, तो फिर से ये चीज बैलेंस हो गई। तो 10 कार्बन यहाँ पे थे, 10 कार्बन यहाँ पे थे, 10 कार्बन यहाँ पे थे। अब यहाँ पे ये दोनों मिलकर, मतलब यहाँ पे एरिथ्रोस फॉस्फेट ज़ाइलुलोज फॉस्फेट की प्रेजेंस में, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कंबाइन होके यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो लास्ट में जो ये दोनों कंपाउंड बचे हैं, ये दोनों ग्लाइकोलिसिस के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, उसमें आप ध्यान दीजिए, अगर याद होगा आपको तो बीच बीच में ये दोनों कंपाउंड आते हैं, गप से बना ढप और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये दोनों ग्लाइकोलिसिस में एंटर करते हैं और फाइनली एटीपी का फॉर्मेशन भी करते हैं। यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, यहाँ पे 6 कार्बन इस मॉलिक्यूल के इन्वॉल्व होते हैं, मतलब यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के यहाँ पे एंटर करेंगे। ये जो हमने पाथवे देखा है, ये एक कार्बन के, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के हिसाब से देखा है, तो यहाँ पे 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के हिसाब से करेंगे तो एटीपी का फॉर्मेशन उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक NADPH बन रहा है, यहाँ पे एक NADPH बन रहा है। एक NADPH जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है 3 ATP के, तो यहाँ पे 3 ATP 6 ATP हो गए। तो 6 ATP यहाँ पे अगर एक ग्लूकोज के कारण है, क्योंकि इसमें 6 ग्लूकोज एंटर करते हैं, तो यहाँ पे इसके एनर्जेटिक्स में हम 36 ATP का फॉर्मेशन देखते हैं।